पुराने जमाने में राजाओं के जो राजा होते थे उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। और वो लोग अश्वमेध यज्ञ कराते थे, जिस जिनमें उनका घोड़ा सभी राज्यों से गुजरता था, जो राज्य उनके साथ रहते थे, जो राजा उनके साथ रहते थे। और उन राज्यों के ऊपर उस चक्रवर्ती सम्राट का आधिपत्य माना जाता था। आज के डेट में पांचवें फेज के बाद कम से कम ऐसा दिख रहा है कि भारत को एक नया चक्रवर्ती सम्राट मिल गया है, और वो सम्राट है नरेंद्र मोदी। चलिए पांचवें फेज की एनालिसिस करते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लटर में आपका स्वागत है। अगर पांचवें फेज की बात करें तो आप सारे लीडर्स के हाव भाव देख लीजिए। राहुल गांधी के देख लीजिए, प्रियंका वाड्रा के देख लीजिए, या ममता बनर्जी का देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल का देख लीजिए, शरद पवार का देख लीजिए, और किसी भी विपक्षी नेता को उठाकर देख लीजिए, तो आपको एक बात बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगी कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े विन की तरफ बढ़ रहे हैं। पर इसमें एक दूसरा पहलू है कि जो शुरू के जो फेजेस हैं, क्या उस समय कोई स्थिति विपरीत थी? क्या ये लोग ज्यादा सीटें उस समय जीत रहे थे और जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी सीटें कम हो गई? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि जनता जो है वो शॉर्ट टर्म के छोटे मुद्दों पे लोगों को नहीं चुनती। लोकसभा के चुनावों में वो बड़े मुद्दों पे और पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं और किसके नाम पर वोट पड़ रहा है उसी के ऊपर चुनती है। और जनता के सामने पिक्चर बहुत क्लियर है कि उन्हें किसे वोट देना है। जनता फेज वाइज अपना मन नहीं बदलती, जनता ने मन बनाकर रखा हुआ है कि किसको लेकर आना है। और इसी बात का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, विपक्ष के सामने ये चीजें क्लियर होती जा रही हैं, और उनके जो सर्वे वगैरह जो कराते हैं, उनसे उनके सामने जो चढ़ा हुआ था पर्दा, वो अब हटने लगा है, और उन्हें समझ में आ रहा है कि 4 जून को क्या आने वाला है, क्या रिजल्ट आने वाला है। तो अब ये फेज 5 की स्थिति है। अगर आप रायबरेली की स्पेसिफिक सीट की बात करें, तो राहुल गांधी ने जिस तरह की थिएट्रिक्स की लास्ट दिन में, वो मंदिर मंदिर घूम रहे थे, उसके पहले भी उनके जो बयान आ रहे थे सोनिया गांधी की, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, इत्यादि इत्यादि। मेरे हिसाब से ये सब शॉर्ट टर्म जो ड्रामे हैं, जनता इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और उन्हें उन्हें जो जिसको वोट करना होता है वो आखिरी दिन जनता कोई मन नहीं बनाते। जनता ने अपना मन पहले से बनाया हुआ होता है कि किसे वोट करना है। राहुल गांधी भले भले आखिरी दिन रायबरेली के सीट पे उन्होंने पर्चा भरा हो, पर जनता ने उन्हें पर्चा भरने से पहले ही उस सीट पे हरा दिया था। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि रायबरेली की सीट फंसी हुई लग रही है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें ढेर सारा हौसला मिलता है, ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। अगर एनडीए की बात करें और बीजेपी की बात करें, तो उस अश्वमेध वाले बात पे वापस आते हैं। और मैं पिछली कई वीडियो से कह रहा हूं कि भाजपा का जो मोमेंटम है वो काफी बिल्डअप हो चुका है। और अब वो मोमेंटम पूरी तरह से एक अश्वमेध यज्ञ बन चुका है, नरेंद्र मोदी का पर्सनल अश्वमेध यज्ञ। और आप किसी भी स्टेट में घूम कर देखें, ये एक छोटा सा फेज था। इसमें बस 49 सीटें गई थी इलेक्शन में। पर ये फेज बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा बीता है, अत्यंत अच्छा बीता है। जल्दी जल्दी सीटों की बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो शुरू करते हैं यूपी से। यूपी में 14 सीटें, बीजेपी की 14 आ रही हैं। रायबरेली अगर आप राहुल गांधी के नाम पर माने तो मान ले, पर उसके अलावा किसी सीट में कोई डाउट नहीं है। रायबरेली की सीट के लिए रिजल्ट तक वेट करना पड़ेगा। मेरा जो अपना आकलन है, राहुल गांधी ये सीट हार सकते हैं। दूसरा, बिहार। बिहार में एनडीए 5 की 5, 5 सीटें गई थी इस बार चुनाव में, 5 की 5 आ रही हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, इसमें 13 सीटें गई थी। और यहाँ पर बहुत बार बहुत चीजें फैलाने की कोशिश की गई थी, मुंबई को लेके, मुंबई साउथ की सीट को लेकर, मुंबई नॉर्थ की सीट को लेकर, कि बीजेपी हार सकती है। नरेंद्र मोदी ने जो मेगा रैली किया था 2 दिन पहले, उसने आई थिंक सब लोगों के बात को जवाब दे दिया होगा कि वहां पे किसकी सीटें आने वाली हैं और कितनी सीटें आने वाली हैं। और इसके बाद एक और तड़के के रूप में वहां पर राज ठाकरे का जो बीजेपी में ज्वाइन किया था, जो बहुत लोगों को डाउट था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पर राज ठाकरे के पास जो मराठा वोट बैंक का जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो वो मराठा प्राइड वाली जो बात करते हैं, उन लोगों के वोट को मोबिलाइज करने में राज ठाकरे ने अहम भूमिका निभाई है, खासकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुंबई में, जो कि उद्धव ठाकरे का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। तो ठाकरे परिवार का नाम के साथ राज ठाकरे को जोड़ने की जो कोशिश है, वो यहाँ पर बिल्कुल सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दिखाई दे रही है। और मुंबई की सारी सीटें बीजेपी जीतने वाली है इस बार। तो ये हो गई महाराष्ट्र की बात। इसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा 3 की 3 बीजेपी। और इसके बाद झारखंड। झारखंड में भी 3 सीटें गई थी। झारखंड
की भी तीनों सीटें बीजेपी के पास ही जा रही है, यहाँ पे भी कोई कॉन्टेस्ट नहीं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी ये फेज काफी अच्छा बीता है बीजेपी का। एक हुबली को छोड़कर बाकी सारी सीटों पे अच्छा फाइट दे रही है बीजेपी, पर पश्चिम बंगाल पे जैसे मैंने कहा है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें सारी सीटों पर बात करेंगे। और इसके अलावा कश्मीर में बारामूला में वोट हुआ, तो जैसा मैंने पिछले वीडियो बनाया है, जो जिसका इन्फॉर्मेशन आपको आई बटन में मिल जाएगा, इस बार बारामूला में भी 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और वहां पर भी बीजेपी तो नहीं जीत रही, क्योंकि बीजेपी लड़ ही नहीं रही है, पर डेमोक्रेसी जरूर जीत रही है। और अब ये जो कश्मीर के खिलाफ जो भी दुष्प्रचार किया जाता है, वो उस चीज पे ये चुनाव एक बार पूरे की पूरी तरह से नैरेटिव बदल देगा, और बीजेपी के फेवर में ये पूरा का पूरा कश्मीर का नैरेटिव चला जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑन ग्राउंड जनता चुनावों में पार्टिसिपेट कर रही है और फुल सपोर्ट के साथ पार्टिसिपेट कर रही है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं वहां पर। और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और जमीन पर बहुत सारा चेंज हो चुका है। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। नमस्कार।